नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो जैसा कि देखिए शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी क्लासेस शुरू होने का समय हो चुका है। तो देखिए आज उसी से रिलेटेड हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की पहली एमसीक्यू क्लास है। ओके, आज ये कॉस्ट अकाउंट की पहली एमसीक्यू क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शुरू से पढ़ सकें। ओके, और ये क्लासेस देखिए हमारी जो अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम है यूपी बीएड, जिनका देखिए यूपी बीएड का पेपर, उनका पेपर तो 6 जुलाई को ही है। दैट मीन्स मैक्सिममली आपका जो समय बचा हुआ है वो उड़ते उड़ते भी सिर्फ क्या बोलते हैं 15 दिन का समय बचा हुआ है। और जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम के लिए अपीयर होंगे या जो बच्चे सीयूएट में एमकॉम के लिए अपीयर होंगे, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। ओके, और देखिए जो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए swastik0421। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ के से भी जाकर आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो मेरे से, तो डायरेक्ट देखिए टेलीग्राम चैनल पे मेरे मैसेज कर सकता है। मेरा देखिए टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र आईडी है vikas_श्री। ओके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाइए और वहाँ से अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कॉस्ट अकाउंट की आज पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो जी देखिए कॉस्ट अकाउंट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, तब आप लोग इजीली आंसर भी कर पाएंगे। लेकिन वीडियो आप लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंट होती है, लागत लेखांकन जो होता है, उसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य मैनेजमेंट को, प्रबंध को क्या सूचना प्रोवाइड कराना होता है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग या नन ऑफ दीज। ओके, जल्दी से आंसर करिए आप लोग, तो देखते हैं कौन कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड कराना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग में से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है। ओके, याद रखिएगा ये आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, जो डायरेक्ट लेबर होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओके, इनको मिलाकर जो टोटल कॉस्ट बनाई जाती है उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं हमारे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सारे डायरेक्ट क्या बोलते हैं चार्जेस को जब ऐड किया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम कॉस्ट आता है। इसका एक छोटा सा आप लोग ब्रीफ यहाँ दे दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर, सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन होता है मटेरियल कंज्यूम्ड का। ये देखिए कैसे निकलता है, तो जो जो आपके क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग होता है, और अगर कोई परचेज है तो देखिए मैं एक सेकंड आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है आपका, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ये देखिए हमारा मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए सबसे पहला देखिए हमारा जब मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, देखिए सबसे पहले हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, अब मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं ना हम लोग, जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, या कंपनी कोई अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस कर रही है तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही मटेरियल कंज्यूम में हम लोग डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। ओके,
फिर देखिए प्राइम कॉस्ट में जैसे ही हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, तो हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है आपका वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। क्लियर। फिर जैसे ही हम लोग वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जैसे ही हम लोग वर्क कॉस्ट में देखिए ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ आ जाता है टोटल कॉस्ट। ओके। अब टोटल कॉस्ट में ही जैसे हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो हमारे यहाँ निकल कर आ जाता है सेलिंग प्राइस। ओके। इस तरह से ये पूरा चार्ट आपका बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक, यहाँ से ले लीजिए आप लोग। ओके। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द असेसमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैड बीन इनकर्ड इज नोन एज, यानी कि वह लागत जिसको हम लोग देखिए इनकर्ड कर चुके हैं, मतलब खर्चा कर चुके हैं, फिर बाद में उसका देखिए जो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक, वो कौन सा कॉस्ट कहलाता है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग, रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग। ओके। तो पहले देखिए द असेसमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैड बीन इनकर्ड इज नोन एज। तो इन चारों में आपको आंसर करना है। तो इसके पहले देखिए मैं ये चारों कॉस्ट क्या होते हैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके। सो वेट अ सेकेंड। हाँ विद्यार्थियों, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव डिसीजन, यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट होता है, ठीक, वह आपका जो दो अल्टरनेटिव कॉस्ट होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक। यानी कि याद रखिएगा डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ डिफरेंस ऑफ टू अल्टरनेटिव कॉस्ट। ओके। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इफ द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव ए इज 10,000 पर ईयर, यानी कि एक अल्टरनेट है जिसका अल्टरनेट ए है जिसका कॉस्ट देखिए 10,000 रुपये पर ईयर है, एंड द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव बी इज 8,000 पर ईयर, और एक कोई अल्टरनेटिव बी है जिसका देखिए कॉस्ट आपका 8,000 पर ईयर है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग कहलाएगा। तो इसीलिए देखिए डिफरेंस ऑफ 2,000 वुड बी डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ओके। तो जब एक अल्टरनेट का डिफरेंस दूसरे अल्टरनेट के साथ निकालेंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका था रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग। ओके। So replacement costing is the price that an entity would pay to replace an existing assets at current market price with a similar assets। यानी कि देखिए replacement का मतलब ही क्या होता है, बदल देना। तो replacement costing is the price that an entity would pay to replace an existing assets। यानी कि replacement costing वह costing होती है जिसमें देखिए एक entity, एक organization, एक business को जो पेमेंट करनी होती है अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक, एट करंट प्राइस विथ अ सिमिलर एसेट्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी 1,000 रुपए की। क्लियर। 5 साल पहले ये मशीन खरीदी गई थी, यानी कि 5 साल पहले एक मशीन खरीदी गई 1,000 रुपए की, एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स टुडे लेस डेप्रिसिएशन इज $300। डॉलर्स नहीं, एक्चुअली ये रुपीज होगा।
यानी कि क्या बोलते हैं, एक मशीन देखिए 5 साल पहले खरीदी गई 1,000 रुपए की, जिसकी देखिए करंट वैल्यू जो है ना वो 300 रुपए डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो इसको देखिए बुक में कितने रुपए हम लोग शो करेंगे, बस 300 रुपए ही शो करेंगे। तो हाउ एवर द कॉस्ट टू रिप्लेस दैट मशीन एट करंट मार्केट प्राइस मे बी 1500। यानी कि देखिए जो 300 रुपए की एसेट्स थी हमारी, उसको देखिए अगर अब हम लोग मार्केट में रिप्लेस करने जाएंगे तो उसकी देखिए अब जो वैल्यू हो जाएगी वो 1500 रुपीज़ हो सकती है। 15 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट्स को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि देखिए उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज्ड इन अकाउंटिंग in which the value of an assets on the balance sheet is recorded as its original cost when acquired by the company। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हम लोग ये मेजर करते हैं कि वैल्यू ऑफ यूज्ड अकाउंटिंग इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट में जो हम लोग एसेट्स की वैल्यू मेजर करके दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी, जब कंपनी ने जिस समय उसको खरीदा होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल पहले कंपनी ने किसी एसेट्स को 1,00,000 रुपए में खरीदा था, तो देखिए 5 साल पहले अगर 1,00,000 रुपए का खरीदा था तो उसको देखिए 5 साल की वो पहले की में हम लोग जो बैलेंस शीट में दिखाए होंगे वो 1,00,000 रुपए दिखाए होंगे। बट अभी यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग वॉज 10 लाख रुपीज़। यानी कि एक क्या बोलते हैं ऑफिस बिल्डिंग है जिसकी देखिए हिस्टोरिक लागत 10 लाख रुपए, व्हेन इट वॉज परचेज 20 ईयर्स अगो, जब वो 20 साल पहले खरीदी गई थी। बट द करंट वैल्यू इज 3 टाइम्स दैट फिगर। लेकिन उसकी देखिए अब जो वैल्यू है वो 30 लाख रुपए हो गई है। तो यानी कि देखिए ये इसकी करंट वैल्यू, और जो जब खरीदते समय जितने रुपए का उसको हम लोग शो किए थे, तो खरीदते समय देखिए कितने का शो किए थे अपने बैलेंस शीट में, 10 लाख रुपए की, तो वही देखिए उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी। लास्ट देखिए आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग। तो प्री डिटरमाइंड का मतलब ये होता है पहले से ही कैलकुलेट कर लेना। तो कॉस्ट एस्टिमेटेड और कंप्यूटेड इन एडवांस, देखिए वह कॉस्ट जिसका कंप्यूटेशन हम लोग एडवांस में कर लेते हैं उसी को हम लोग प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग कहते हैं। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये आपके सारे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट है, सारे नहीं एक्चुअली इन चारों के। तो अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा था, द अस्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैड बीन इनकर्ड इज नोन एज। यानी कि वह लागत जो देखिए हम लोग इनकर्ड कर चुके हैं, ठीक, उसकी जो अस्टेनमेंट की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे देखिए कि मान लीजिए कोई एसेट्स 10 लाख रुपए का खरीदा गया, 10 लाख रुपए का वो एसेट्स खरीदा गया था, बट उसका देखिए जो मार्केट वैल्यू हो जा रही है वो उसकी 3 गुनी हो जा रही है। यानी कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लागत पे एसेट्स खरीदे थे उसका देखिए फिर से अस्टेनमेंट कर रहे हैं, यानी कि फिर से उसका कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट देखिए जो होती है वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, डैश इज टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि लागत को कंट्रोल, लागत को नियंत्रित करने की इसमें से कौन सी निंजा टेक्निक है आपको बतानी है। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो देखिए कॉस्ट को कंट्रोल करने की जो इसमें से टेक्निक होती है वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, प्रमाप लागत। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ अ कॉस्ट इन विच पेमेंट इज मेड टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिफर्ड टू। यानी कि क्या बोलते हैं, एक लागत जिसमें उत्पादन के, जिसमें प्रोडक्शन के उत्पादन के किसी एक कारक का भुगतान किया जाता है, किसी एक घटक का भुगतान किया जाता है। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, किसी लागत में जब प्रोडक्शन के, उत्पादन के किसी सिर्फ एक घटक का भुगतान किया जाता है तो उसको कौन सी कॉस्ट कही जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ओके, तो इसके लिए पहले आइए मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि ये चारों कॉस्ट किस प्रकार के कॉस्ट होते हैं, तब आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या होती है, आइए जान लेते हैं सबसे पहले। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द प्रॉफिट लॉस्ट, प्रॉफिट याद रखिएगा लॉस्ट बोला, यानी कि वह प्रॉफिट जो आपका लॉस हो गया हो, नुकसान हो चुका हो, व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड ओवर
अनदर, यानी कि जब एक अल्टरनेटिव यानी कि एक सिर्फ क्या बोलते हैं अल्टरनेट को चूज़ करते हैं और उसकी जगह पे दूसरे वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूजफुल सिंपली एज अ रिमाइंडर टू एग्जामिन ऑल रीजनेबल अल्टरनेटिव बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि यह कॉस्ट देखिए आपका हेल्पफुल होता है कि कंपनी के पास जितने भी अल्टरनेट डिसीजंस होते हैं उन अल्टरनेट डिसीजन में से जो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है उसको चूज़ करने का। ठीक, एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल से और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि अ स्टूडेंट स्पेंड 3 आवर्स एंड 500 एट द मूवीज़, यानी कि एक विद्यार्थी है जो देखिए 3 घंटे अपना और 500 रुपये किसी मूवी पे खर्च करता है द नाइट बिफोर एन एग्ज़ाम, और ये अब जो खर्च कर रहा है वो देखिए अपने एग्ज़ाम के जस्ट एक रात पहले खर्च कर रहा है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को गंवा रहा है। दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग एंड दैट मनी इज स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। यानी कि देखिए इसमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो रही है कि अगर वो जो 3 घंटे ये अपना गंवाया है, अगर ये 3 घंटे देखिए अपना पढ़ाई में लगाया रहता तो इसको देखिए प्रॉफिट हुआ रहता, फ़ायदा हुआ रहता, बट ये 3 घंटे क्या बोलते हैं पढ़ाई में लगाने की बजाय पिक्चर जाकर देख रहा है। दैट्स वाई देखिए अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ये क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। तो यही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब 2 अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव हम लोग चूज़ करते हैं और जो दूसरे अल्टरनेटिव को चूज़ ना करने से हमको जो हानि होती है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट देखिए इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट को देखिए और भी नामों से जाना जाता है लाइक नोशनल, इम्प्यूटेड और हाइपोथेटिकल कॉस्ट। ओके, आर द कॉस्ट विच आर नॉट इनकर्ड इन मनी, यानी कि यह वह खर्चे होते हैं जिनको देखिए हम लोग मनी के फॉर्म में इनकर्ड नहीं करते हैं। ओके, यानी कि इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होता है वो कभी भी मनी के फॉर्म में इनकर्ड नहीं किया जाता है, बट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इनके पास ये क्षमता होती है कि इनका देखिए जब वैल्यूएशन या कैलकुलेशन किया जाता है तो इनको हमेशा मनी के टर्म्स में ही रखा जाता है। लाइक और इम्प्यूटेड कॉस्ट को देखिए कभी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग शो भी नहीं करते। यहाँ से देखिए कि एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि किस कॉस्ट को फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं किया जाता, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इम्प्यूटेड कॉस्ट को शो नहीं किया जाता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, रेंट ऑफ द ओन बिल्डिंग। मान लीजिए आप किसी अपने ही घर में, खुद के ही घर में कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक, तो आप अपने ही घर में उसका रेंट तो भरेंगे नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं आप देखिए अपने घर में जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें देखिए क्या, और आपका जो वो एरिया है, पार्ट है, उसमें बिजनेस चल रहा है लेकिन उसका देखिए आपको कोई रेंट नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जो क्या बोलते हैं कॉस्ट तो बियर किया जा रहा है, बट उस पर देखिए एक्चुअल में कोई भी मनी इनकर्ड नहीं हो रहा है। उसी तरह सैलरी ऑफ ओन लेबर, अगर खुद के लेबर को कोई सैलरी दे रहे हैं तो भी, क्योंकि वो देखिए आपका भी काम कर रहा है और आपके घर का भी काम कर रहा है, तो ये कहाँ से हुआ, दैट्स वाई। ये होता है आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका है एब्सोल्यूट कॉस्ट। ओके, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट देखिए क्या होता है, द मिनिमम कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बियर टू रिमेन इन बिजनेस। यानी कि वह सब क्या बोलते हैं लागत जिसको हर ऑर्गेनाइजेशंस को बियर करना ही पड़ता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिना इसको खर्च किए वो अपने बिजनेस को चला ही नहीं सकती, तो वही आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो ये क्या होता है, एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज वन विच रिक्वायर्स कैश पेमेंट। याद रखिएगा, जिसमें आपको कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू बी मेड टू द अदर पार्टीज, मतलब कि अदर पार्टीज को कैश में पेमेंट की जा सके। अभी जैसे देखिए मटेरियल फॉर पेमेंट फॉर मटेरियल, वेजेस, इंश्योरेंस, सैलरी एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। यानी कि देखिए इसमें सेपरेटली पे हो रहा है, मटेरियल का अलग कैश पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस का अलग कर रहे हैं, इंश्योरेंस का अलग कर रहे हैं, सैलरी का अलग कर रहे हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था कि बताइए कि इसमें से कौन सा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के सिर्फ एक घटक को ही क्या बोलते हैं अफेक्ट करता है। ठीक, तो उसका आंसर देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना, जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट था ये प्रोडक्शन के सिर्फ एक ही घटक को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कैश में पेमेंट होती है और सिर्फ एक ही घटक को पेमेंट होती है, लाइक मटेरियल, वेजेस, ये सारी चीज़ें। समझ रहे हैं? तो ये आपका आंसर बनेगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कॉस्ट सेंटर
कंप्राइजिंग ऑफ अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप और अ ग्रुप, ये लाइन याद रखिएगा। कॉस्ट सेंटर ऐसी आपकी लागत केंद्र जो आपका क्या बोलते हैं पर्सन्स, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को रिफर करता है। वो कौन सा कॉस्ट सेंटर कहलाता है? ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, फंक्शनल कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर या पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने कहा, देखिए इसका आंसर था जो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह से संबंधित जो आपका लागत केंद्र होता है वो आपका देखिए पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? अ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल जनरली यूज द डैश मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, एक कंपनी है जो साइकिल का मैन्युफैक्चर करती है, निर्माण करती है, तो वो कॉस्ट के किस मेथड का प्रयोग करेगी इन चारों में से? जॉब कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो ये चारों भी क्या होता है, आइए जल्दी से जल्दी ब्रीफली देख लेते हैं ताकि आप लोग इजिली आंसर कर सकें। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब कॉस्टिंग, तो जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी विशेष ऑर्डर से संबंधित होता है यह कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर द वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब कस्टमर के किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट पे कोई स्पेशल ऑर्डर को कंप्लीट किया जाता है, वही आपका जॉब कॉस्टिंग कहलाता है। ओके, अंडर जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट इज कंपाइल्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। जॉब कॉस्टिंग में देखिए जो जॉब की मतलब जो कॉस्ट का कंपाइल्ड किया जाता है वो किसी विशेष कार्य के पर्पज से किया जाता है, या वर्क ऑर्डर, जो ऑर्डर उनको मिलता है कार्य करने का वो, या प्रोजेक्ट। ठीक, इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अब देखिए जो आपका जॉब कॉस्टिंग होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक, जॉब कॉस्टिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए जॉब कॉस्टिंग किस किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लाइक रिपेयर शॉप पे यूज़ होता है, प्रिंटिंग प्रेस पे यूज़ होता है, या इंटीरियर डेकोरेशन जगह पे होता है। ठीक, इस सब जगह जॉब कॉस्टिंग का प्रयोग होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। ओके, तो मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच कंबाइंस द फीचर्स ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि जिसमें लागत की एक से ज़्यादा विधियों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। लाइक जैसे बैच कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग, इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, या लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या कॉस्ट क्या बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग, इन दोनों कॉस्ट को एक साथ मिला दिया जाए। तो ये जब कॉस्ट जिस मेथड से हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक मेथड को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो उसी मेथड को हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिए, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज वेयर अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट्स आर सेपरेटली प्रोड्यूस। यानी कि यह देखिए मेथड जो सुटेबल होता है वो किस इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स देखिए सेपरेटली यानी कि अलग अलग बनाए जाएं। ओके, एंड सब्सिक्वेंटली असेंबल्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और फिर उनको असेंबल करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको तैयार किया जाए। इन सच इंडस्ट्री ईच कॉम्पोनेंट डिफर्स फ्रॉम द अदर एज टू प्राइस, मटेरियल यूज्ड एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरगॉन। यानी कि इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में देखिए जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ बताया ना हम लोग सेपरेटली सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं फिर लास्ट में उनको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें देखिए जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं वह देखिए प्राइस के मामले में, मटेरियल्स के मामले में और प्रोसेस के मामले में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। यह मेथड देखिए किस इंडस्ट्रीज़ में आपका फॉलो किया जाता है, साइकिल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंजन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, रेडियो, टाइपराइटर, एयरप्लेन और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में। क्लियर? यह आपका था क्या बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपसे क्या था, यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। यानी कि देखिए यूनिट कॉस्टिंग को हम लोग सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यूनिट सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग इज दैट मेथड कॉस्टिंग in which costs are ascertained per unit of a single product in a continuous manufacturing activities। यानी कि यूनिट कॉस्टिंग में जो हम लोग किसी भी वस्तु की जो लागत कैलकुलेट करते हैं, ठीक, वह देखिए पर यूनिट बेसिस पे की जाती है, प्रति इकाई लागत के आधार पे किया जाता है।
इट इज़ यूज बाई कंसर्न प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट्स और फ्यू प्रोडक्ट्स। यह देखिए जो आपका मेथड होता है ये आपका वह कंपनी में यूज़ होता है जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ही बनता हो या बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स बनते हो, बहुत कुछ प्रकार के प्रोडक्ट्स बस बनते हो। विच आर आइडेंटिकल एंड कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस्ड इन सिंपल क्वांटिटेटिव यूनिट्स, जिसको हम लोग सिंपल क्वांटिटेटिव यूनिट्स में डिनोट कर सके, यानी कि सिंपल प्राइस मेथड में डिनोट किया जा सके। दिस मेथड, अब ये देखिए यह मेथड का प्रयोग किस किस इंडस्ट्रीज में होता है, लाइक ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री में, ईटा बनाने वाली निर्माण कंपनी में, माइंस में, ऑयल ड्रिलिंग में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, फ्लोर मिल्स में या डेयरी में, इस सब जगह आपका यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग होता है। ओके, एग्जाम्पल पे जरूर अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट हमारा देखिए क्या था, प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज टू एस्टर्न द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एट ईच प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत हम लोग जब भी मैन्युफैक्चरिंग कोई करते हैं तो इसमें देखिए जो प्रोडक्ट का प्राइस निकाला जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे प्रोसेस वाइज निकाला जाता है। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आपका 3 प्रोसेस से होकर बनता है, जैसे A, B, C 3 प्रोसेस से, तो इसमें क्या होगा कि ए प्रोसेस का अलग प्राइस निकालेंगे, B का अलग प्रोसेस का कॉस्ट निकालेंगे और C का फिर जो फाइनल आएगा वही आपका फाइनल कॉस्ट बनेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज बाई इंडस्ट्री वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू द सीक्वेंस ऑफ सेवरल प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रयोग उस इंडस्ट्रीज़ में होता है जहाँ पे प्रोडक्ट का जो निर्माण होता है वह कुछ प्रक्रियाओं में हो, प्रोसेस में हो, ठीक। एंड ईच प्रोसेस इज कॉस्ट सेंटर, और सारे प्रोसेस का देखिए वो कॉस्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी ना मैंने बताया जैसे ए प्रोडक्ट का अलग कॉस्ट आएगा, बी का अलग आएगा और सी का फिर फाइनल आ जाएगा। अब ये देखिए किस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो देखिए पेंट इंडस्ट्रीज़ में, ऑयल रिफाइनिंग में, देखिए उसमें ऑयल ड्रिलिंग था, इसमें ऑयल रिफाइनिंग है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। रबर इंडस्ट्री में केमिकल, शुगर, टेक्सटाइल, पेपर और सोप मेकिंग, इन सब इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस का यूज़ होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉस्ट निकालने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए बताइए कि जो साइकिल इंडस्ट्रीज होती है उसमें किस टाइप की मेथड यूज़ की जाती है। तो अभी हम लोग पढ़े साइकिल इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। ओके, यानी कि लागत के देखिए कई केंद्रों पर, ठीक, लागत के कई केंद्रों पर क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की जो क्या बोलते हैं प्रत्येक लागत होती है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अपॉर्चमेंट, कॉस्ट एलोकेशन, इन एंड ऑफ दिस। तो आइए इनके बारे में भी जल्दी जल्दी ब्रीफली नॉलेज ले लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग आंसर इजली कर पाएँ। सो वेट अ सेकेंड जी। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑब्जर्प्शन क्या होता है, तो द कॉस्ट ऑब्जर्व्ड अंडर दिस इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट ऑब्जर्प्शन में देखिए कॉस्ट के तीनों फैक्टर्स हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीनों आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट देखिए इंक्रीज और डिक्रीज करेगा हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से, जितना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उतना ही घटेगा। फिक्स कॉस्ट देखिए क्या बोलते हैं आपका फिक्स्ड होता है, इस पर आपका क्वांटिटी या प्रोडक्शन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखिए इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन बैचेस। कॉस्ट अपॉर्चमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स इन प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर ऑन अ सुटेबल बेसिस, ठीक। यानी कि इसमें देखिए क्या होता है, जो कॉस्ट होता है, जो डिफरेंट कॉस्ट होते हैं, डिफरेंट कॉस्ट आइटम, इनको प्रोपोर्शनली देखिए हम लोग बांटते हैं, हमारे प्रोपोर्शनली बांटा जाता है क्या बोलते हैं सुटेबल बेसिस पे, कि मतलब किस में कितना खर्च करना है आपको, किस ओवरहेड्स में कितना आपको लोकेशन करना है। लाइक वेरिएबल कॉस्ट में कितने पैसे जाने चाहिए, फिक्स में कितने पैसे जाने चाहिए, सेमी वेरिएबल्स में कितने चाहिए, तो उसमें देखिए जो उसका लोकेशन किया जाता है वो प्रोपोर्शनली अनुपातिक रूप से किया जाता है, तो वही आपका कॉस्ट अपॉर्चमेंट कहलाता है। तो अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ओवरहेड्स आइटम्स इन प्रोपोर्शंस। देखिए जो वेरिएबल ओवरहेड, जो आपके वेरियस ओवरहेड्स आइटम होते हैं उसी में देखिए अनुपातिक रूप से बांटा जाता है लॉजिकली बेसिस पे।
नेक्स्ट देखिए आपका इसका, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वेट अ सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए कॉस्ट अलोकेशन। तो कॉस्ट अलोकेशन क्या होता है हमारा? कॉस्ट अलोकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉस्ट अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज, यानी कि एक लागत को, एक कॉस्ट को जब हम लोग अलग अलग एंटिटीज, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं, अलोकेट कर देते हैं, या बिजनेस यूनिट में अलोकेट कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। ठीक, तो वो आपका या कॉस्ट सेंटर के आधार पे होता है, तो ये आपका कॉस्ट अलोकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया जाता है कंपनी द्वारा, कॉर्पोरेट हाउस द्वारा, ठीक, वह आपका देखिए हर ब्रांचेस के लिए होता है या डिपार्टमेंट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ABC एक कंपनी है, तो इसमें देखिए आपका मान लीजिए 3 सेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये मान लीजिए आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। ठीक, तो जो ABC कंपनी द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस देखिए पे किया जाएगा, वो आपका इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक साथ पे किया जाएगा। ओके, तो कॉस्ट देखिए एक ही है, बट उनका अलग अलग डिपार्टमेंट में देखिए क्या हो गया है, बांट दिया गया है। क्लियर? तो ये आपका कॉस्ट अलोकेशन हो गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप लोग पढ़ा करिए, और एक एक चीज़ जो समझाता हूँ उसको ध्यान से नोट कर करके शॉर्ट नोट्स बनाए करिए, ऐसे ही आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। तो देखिए इसका आंसर अब आप लोग करिए कि जो आपका जो क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एन आइटम कॉस्ट ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर, जो देखिए सेवरल कॉस्ट सेंटर्स में बांट दिया जाता है, अलग अलग सेंटर्स में बांट दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग पढ़े कॉस्ट अपॉर्चमेंट, वो कहलाता है। इसी में क्या था आपका, जो लागत थी वो अलग अलग पार्ट में बांट दी जाती थी। अब नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट फॉर विच इज नॉट मेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यह किस प्रकार की लागत है? इम्प्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए अभी इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया है कि वह लागत जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि खुद की कैपिटल पे जब इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग, तो वह कॉस्ट जो होती है आपकी वो इम्प्यूटेड कॉस्ट की कैटेगरीज में आती है। थ्योरी अभी जस्ट बताई मैंने ऊपर, तो पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक, यहाँ देखिए संक कॉस्ट की थ्योरी मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, तो आइए संक कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में भी फटाक से जान लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखिए संक कॉस्ट का मतलब, तो संक कॉस्ट रिफर्स टू मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि संक कॉस्ट जिसको डूबी हुई लागत कहा जाता है, यह वह लागत होती है जिसको हम लोग देखिए ऑलरेडी स्पेंड तो कर चुके हैं, खर्चा तो कर चुके हैं, और यह पैसा अब रिकवर नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे जो कंपनी मार्केटिंग, रिसर्च या न्यू सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में या इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन में या सैलरी या बेनिफिट्स या फैसिलिटीज़ पे करने में जो खर्चा करती है, वो देखिए कंपनी दोबारा रिकवर नहीं कर सकती है, तो यही आपका संक कॉस्ट की कैटेगरीज में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, मैथड डैश मैथड ऑफ कॉस्टिंग विल बी सुटेबल फॉर ऑयल रिफाइनरीज, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया है थ्योरी जब समझा रहा था। ओके, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, तुरंत आंसर करके कमेंट में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, और इसमें देखिए ऑपरेशन कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग आपको नहीं समझाया हूँ, तो आइए फटाक से ये भी देख लीजिए क्या होता है। वेट अ सेकेंड। तो ये देखिए हमारा ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग को देखिए हम लोग सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ऑपरेशन और सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर सर्विस आर प्रोवाइडेड, यानी कि ऑपरेशन कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग उस कंसर्न में प्रोवाइड कराई जाती है, उस बिजनेस में प्रोवाइड कराई जाती है जो बिजनेस आपका सर्विस प्रोवाइड कराती है, गुड्स नहीं, याद रखिएगा। यह मेथड देखिए आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है, होटल्स में यूज़ हो सकता है, और पावर जनरेशन डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकता है। ये सब देखिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, गुड्स नहीं। क्लियर? और बैच कॉस्टिंग देख लीजिए क्या होता है। बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वर सिमिलर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लॉट्स ईदर फॉर सेल्स और विद इन द अंडरटेकिंग्स, यानी कि बैच कॉस्टिंग देखिए जो होता है आपका, वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी विशेष ऑर्डर के लिए होता है जिसमें एक प्रकार का
मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, एक प्रकार के ही प्रोडक्ट का देखिए निर्माण होता है, ठीक। और यह मेथड देखिए आपका निम्न इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, यहाँ देखिए कपड़े का ही निर्माण होगा सिर्फ। टॉयज़ में देखिए टॉयज़ का, ड्रग्स यानी कि दवाइयों का निर्माण, स्पेयर पार्ट्स में भी देखिए, कॉस्मेटिक, बिस्किट्स, ये सब जगह देखिए एक प्रकार के ही प्रोडक्ट का निर्माण होता रहता है, ओके। मतलब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स। अब टॉयज़ में भी देखिए घोड़ा, हाथी सब आ जाएंगे। कॉस्मेटिक में देख लीजिए लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर सब आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। बिस्किट्स में देखिए आपका बटर बिस्किट अलग आएगा, काजू बिस्किट अलग आएगा, तो ऐसे ऐसे करके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, वेट अ सेकेंड। और इसका भी ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो 10वें का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। अब देखिए 11वां क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो बोला कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू होटल्स प्रोवाइडिंग लॉजिंग फैसिलिटी विल बी, यानी कि होटल्स में देखिए जो लॉजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक, तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, वो किस आधार पर निकालते हैं। जैसे होटल में देखिए आप लोग सब लोग स्टे करते हैं होंगे, किए होंगे कभी ना कभी। तो होटल में देखिए जो होटल वाले आपसे पैसा चार्ज करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, ठीक, पर रूम, पर बेड के हिसाब से, पर बेड या पर डे के हिसाब से, पर पैसेंजर या पर डे के हिसाब से, नन ऑफ दीज। तो होटल्स वाले देखिए जो आप लोगों से पैसा चार्ज करते हैं ना, वो पर रूम पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। Overheads cost of operating a machine may be absorbed by using, यानी कि वह ओवरहेड्स कॉस्ट, ऊपरी व्यय लागत, हाँ, जो आपके किसी मशीन को ऑपरेट, संचालन करने में खर्च की जाती है, वो किस आधार पे की जाती है, ठीक। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई मशीन चला रहे हैं, तो उस मशीन में कितना खर्च आ रहा है, ठीक, मशीन को चलाने में कितना खर्च आ रहा है, वह किस आधार पर हम लोग निकालते हैं। रेट पर सेकेंड ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन, रेट पर मिनट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन, रेट पर आवर ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन, या इधर ए और बी। तो याद रखिएगा जब भी कोई मशीन चलाई जाती है ना, तो देखा जाता है कि 1 घंटे में कितना खर्च आ रहा है उस मशीन को चलाने में। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा रेट पर आवर ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अ कॉस्ट सेंटर which is formed to render service to production center is known as, यानी कि इसमें से वह कौन सा कॉस्ट सेंटर है, कौन सा लागत केंद्र है जिसमें हम लोग सर्विस जब प्रोवाइड कराते हैं। याद रखिएगा जब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी गणना की जाती है, उसमें लागत की गणना की जाती है। सर्विस कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन या फंक्शनल। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सर्विस की जब बात आएगी तो वहाँ 2 तरह के कॉस्ट काम करेंगे, दोनों एक्चुअली सिमिलर होते हैं, एक ऑपरेशनल कॉस्ट और एक सर्विस कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिन कार्ड इज ऑल्सो नोन एज, जो बिन कार्ड होता है वो और किस नाम से और जाना जाता है। इसमें देखिए स्टॉक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो स्टोर लेजर, स्टॉक कार्ड, मटेरियल बिल्स या नन ऑफ दीज। तो बिन कार्ड देखिए जो होता है वो आपका स्टॉक कार्ड के नाम से जाना जाता है। 15वां देखिए, इन डैश मैथड, किस मैथड में, द प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल स्टॉक इज टेकन एज इशू प्राइस, यानी कि किस मेथड में जो पुरानी प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको इशू करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक, पुरानी प्राइस पे इशू करने के लिए किया जाता है। वेटेज एवरेज मेथड, लीफो, फीफो या हीफो। तो देखिए पुरानी प्राइस यानी कि जो पहले आया होगा उसकी प्राइस पुरानी होगी, तो वो देखिए आपका क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो मेथड में, ओके। तो देखिए आज हम लोग फिलहाल इतने ही पे समाप्त करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने सॉल्व किए और सारे थ्योरी के साथ सॉल्व किए हैं, इसलिए देखिए काफ़ी टाइम लग गया, तो इसीलिए आज यहीं पे हम लोग क्लासेस को समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की पार्ट 2 सीरीज़ लेकर आएंगे, ओके। पीडीएफ के लिए आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए swastik0421, क्योंकि यहीं पे मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर करेंगे कंपटीशन उतना बढ़ेगा और बच्चे उतने अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और स्पेशली बीएड वाले, क्योंकि उन बेचारों का 6 जुलाई को ही बस एग्ज़ाम है,
तो इसीलिए 6 जुलाई में मात्र 10-12 दिन बचे हैं, तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए। पुराने वीडियोस जितने हैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेकआउट करिए और वहाँ से पुराने वीडियोज़ को भी अच्छे से देख कर जाइएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक इतना आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।